चलो अब मेरी बात सुनो जरा। अब बेयर ऐसे से एक चीज दिखाता हूं, पहले डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। बेयर ऐसे में लिखा है दैट यू हैव टू प्रिज्यूम, मान के चलो, दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आई रिपीट, बेयर ऐसे में लिखा है कि यू शुड प्रिज्यूम, ये धारणा रखो और मान के चलो दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन अनलेस द सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट अदरवाइज। यानी कि समझो आप एक 80 साल के अंकल हैं जिनकी ना सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, बीकेसी में 3 माले का बिल्डिंग, और पूरा 3 माले का बिल्डिंग उन्होंने एचडीएफसी को रेंट पे दिया हुआ है। तो अंकल का एक ही प्रॉपर्टी है, एचडीएफसी से हर महीने एक फिगर उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है अंकल के अकाउंट में। वो अंकल को ऑब्वियसली टैक्स ऑडिट वगैरह आ गया है, देन इन दैट केस आप वो सब ऑडिट कर रहे हो। बट देन इन दिस केस टेल मी, डू यू रियली थिंक दैट ये कोई कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है? हाँ, हर महीने का एक अमाउंट, हर महीने का 1 करोड़ का अमाउंट। देन इन दैट केस भले फिगर बड़ा है बट कोई रेवेन्यू में जरा सा भी कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। कैन आई से इट इज वेरी प्लेन? ऑलराइट, तो इसमें आपको क्या ऐसा लग रहा है देयर विल बी अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन? रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऐसा लग रहा है? नो। तो अभी कुछ एंटिटीज ही ऐसी होती है जहां पे रेवेन्यू इतना सिंपल होता है कि हम लोग मान के नहीं चल सकते थे देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि अगर तुमको लग रहा है कि देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो फिर उसका वर्किंग पेपर्स में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब या तो मान के चलो देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, लेकिन अगर आपको लग रहा है देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो तेरे वर्किंग पेपर्स में उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यानी कल उठ के अगर आईसीआई ने आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और आप बोलते हो अरे अंकल का आप इनकम तो देखो, हर महीने का भाड़ा है और कुछ नहीं है, 1 प्रॉपर्टी दैट इज, तो मेरे को लगा ही नहीं देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इंस्टीट्यूट ने बोला ओके, वर्किंग पेपर्स का फाइल दिखाओ, इसमें तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ऐसा रखा नहीं आपने, यू हैव नॉट कंप्लाइड विद स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग, यू विल बी हेल्ड गिल्टी। तो ये असर आ सकता है। इसलिए जब एनएफआरए इन्वेस्टिगेट करता है ना तो वो लोग जब वर्किंग पेपर्स देखते हैं ना तो लोग देखते हैं कि अगर आपको लग रहा था कि देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो उसका आपने वर्किंग पेपर्स में डॉक्यूमेंटेशन किया है कि नहीं किया। अरे मैं क्लियर विद दिस? वरना आपको मान के चलना है देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन अनलेस देयर इज अ क्लियर सिचुएशन वेयर यू फील दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्रॉड, वेयर द रेवेन्यू इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। तो टेल मी, मैं अलग अलग ऑडिट बोलता हूं, सपोज मेरी कोचिंग क्लास कंपनी का आपको ऑडिट मिला, क्या आप मान के चलोगे देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन? यस सर। और मेरा जो रेवेन्यू आता है उसमें आपको लग रहा है कि दिस इज अ वेरी सिंपल रेवेन्यू, इज इट अ वेरी सिंपल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन? नो नो। एक तो कोचिंग क्लास कंपनी में पहले एडमिशन होता है, फिर डिलीवरी होती है, फिर अभी वो मेरा मेंटरिंग का थोड़ा बहुत नहीं इधर उधर से, तो अलग अलग टाइप ऑफ रेवेन्यू चीजें है। ऑलराइट, मेरा वो जो इंडिया में 25 अलग अलग सिटीज में एजेंट्स है जो लेक्चर बेचते हैं, वो लोग पैसा कलेक्ट करते हैं फिर मुझे रेमिट करते हैं। ऑलराइट, तो इज इट अ सिंपल रेवेन्यू? नो। देन इन दिस केस आपको मान के चलना पड़ेगा दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब मुझे बताओ, आपने मान के चले, इसका क्या फायदा होगा आपको? दैट यू विल बी मोर अलर्ट, दैट यू विल परफॉर्म प्रोसीजर्स इन डेप्थ। अच्छा सुनो, ये सब तो ठीक है, इससे बड़ा मैं आपको एक चीज बताता हूं। कोई भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके देख लो, की ऑडिट मैटर में थोड़ा बहुत रेवेन्यू के ऊपर लिखा ही होता है। क्यों लिखा होता है? आज लॉजिक पता चला कि ऐसे 240 बोलता है दैट आप मान के चलो दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड फ्रॉड रिस्क इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड सिग्निफिकेंट रिस्क टर्न्स आउट टू बी की ऑडिट मैटर। इसलिए कोई भी लिस्टेड कंपनी का आप ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके देखो, आपको थोड़ा बहुत रेवेन्यू के ऊपर उसमें दिखेगा ही दिखेगा कंटेंट। एम आई क्लियर विद दिस? यस। ऑलराइट, चलो भाई, तो ये थोड़ा इधर आप नोट लिखोगे, मैं डिक्टेट करूंगा और आप लिखोगे। ऑडिटर शाल यस मुकुंद, ये एक बेवड़े का डाउट आया है, बोला अगर समझो लिस्टेड ना हो, अनलिस्टेड एंटिटी हो जैसे आपकी एंटिटी है, तो फिर रेवेन्यू के बारे में एम्फोसिस ऑफ मैटर में लिखना है क्या? मैं सुसाइड कर लेता हूं, एक काम करता हूं। अरे भाई, की ऑडिट मैटर एक मैंडेटरी कंसेप्ट है ना। ऑलराइट, लिस्टेड एंटिटी में
तो लिस्टेड एंटिटी में इसलिए रेवेन्यू का दिखता ही दिखता है. क्यों दिखता है? बिकॉज की ऑडिट मैटर इज अ मैंडेटरी कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंट रिस्क वाली मैटर्स आर की ऑडिट मैटर. इसलिए उधर लिखना ही पड़ता है ऑडिटर को. एम्फोसिस ऑफ मैटर में लिखना ही पड़ेगा ऐसा बोलूंगा क्या मैं? नहीं, वो तो तुमको लिखना है तो लिखो, वो तो वॉलंटरी चीज है यार, एडिशनल डिस्क्लोजर है. आज मेरा पूरा दिल टूट गया. ऑलराइट, राइट डाउन प्लीज. Auditor shall presume that there is a risk of fraud in revenue recognition unless the circumstances suggest otherwise. Unless the circumstances suggest otherwise. ये circumstances suggest otherwise है ना, उधर एक ब्रैकेट ओपन करो. अदरवाइज के बाद एग्जाम्पल लिखो. रेंटल इनकम फ्रॉम अ सिंगल प्रॉपर्टी. रेंटल इनकम फ्रॉम अ सिंगल प्रॉपर्टी close the bracket, full stop, continue. If auditor concludes, thank you, if auditor concludes that there is no risk of fraud if auditor concludes that there is no risk of fraud in revenue recognition, that there is no risk of fraud in revenue recognition, then he must document the reasons for such conclusion. He must document the reasons for such conclusion in his working papers. In his working papers. Done? Yes. एक काम करो, जरा क्वेश्चन बैंक में हो, जगाने का समय आ चुका है. Question number 11, page number 12. Arihant Limited was engaged in the business. चलो शुरू करता हूं भाई. Arihant Limited was engaged in the business of owning and managing hotels and resorts, selling tourism packages and performing airline bookings for corporate and individual. सबसे झोल वाला business. It appointed Upadhyay and Company as its statutory auditor for financial year 21-22. बिकॉज ये क्या है ना, ये सब होटल्स एंड टूरिज्म में 6-6 महीने पहले के बुकिंग्स होते रहते हैं. ऑलराइट, फिर कैंसिलेशन, रिफंड, बहुत मगजमारी होता है. While planning the audit team decided that risk of improper revenue recognition from hotel business, ये देखो पूरा ऑडिट टीम देखो कुछ तो कंज्यूम किया हुआ है, should not be treated as a fraud risk. Highlight that, should not be treated as a fraud risk. ये सब मैराथन लेक्चर वाले हैं. This conclusion was based on the assessment of earlier years, wherein no fraud, underline earlier years, बोलते पास्ट ट्रेंड पे किया, बस पास्ट में कोई फ्रॉड नहीं मिला था. Wherein no fraud was identified in revenue recorded from such business. While testing the internal financial controls over the process of revenue recognition, it was identified that, ये देखो, underline this, controls are not properly designed. Controls are not properly designed. अच्छा, तो उनको ये भी पता चला था कि कंट्रोल्स इतने खास नहीं है भाई, to mitigate the risk of fraud and risk of improper revenue recognition. As a result, audit team decided to perform additional substantive testing. However, इनका नशा उतरा ही नहीं यार. Audit team still were to the conclusion that there is no risk of fraud in revenue recognition.
ये क्या किया ना, ये थोड़ा ऑब्वियस कर दिया क्वेश्चन को इन्होंने। ऑलराइट, थोड़ा कम डिटेल्स देते ना तो मजा आता। यहां तक तो अगर बच्चा पढ़ के नहीं भी गए तो भी बोलेगा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन। 3-4 लाइन कम देते तो मजा आता। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग, अच्छा सुनो, कैन आई से यहां तक तो अपना वो रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन वाला लाइन लिखना है, यस और नो सर। तो एक तो ये इशू है, पर क्या है ना, वो लाइन इतना बड़ा नहीं है कि सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ रहे हो लोग, इसलिए इसको उसका 2 मार्क रहेगा फॉर श्योर। अब यहां से आंसर थोड़ा बदल रहा है, क्वेश्चन बदल रहा है। During the course of substantive testing, it was identified that management did not account for revenue received from corporate hotel bookings amounting to 35 crores. These amounts are partially received in companies' bank accounts, partially received in CFO's personal account. ये तो पानीपुरी जैसा किया भाई, इसमें जीपे करना है इसमें। Amounts received in the bank account of the company were disclosed as advances received against future bookings. In the light of the above scenario, kindly guide the auditors with respect to their responsibility. Tell me everyone, hello, कितने का फ्रॉड है? 35 करोड़ का। सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 लाना पड़ेगा बीच में। फिर क्लॉज 11 ऑफ कारो 2020 भी लाना पड़ेगा। वो तो एनीवेज लाना ही होता है हर एक क्वेश्चन में। डन। तो ये सब का तो मार्क्स होगा, लेकिन 2 मार्क आई एम सो श्योर कि इसका होगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन। ऑलराइट, यस, टू एन एक्सटेंट ऑफ 35 करोड़, यस। हाँ, बट पार्शियली लिखा है, ऑलराइट, बट दैट इज वो पार्शियली जो लिखा है उसे भी देखा। कॉर्पोरेट होटल बुकिंग्स, एडवांसेस रिसीव्ड अगेंस्ट फ्यूचर बुकिंग्स, ऑलराइट, सो दैट आल्सो दे आर ट्राइंग टू मिसलीड। ओके, आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू थ्रू विद दिस? यस। तो इसको एग्जाम डे तो मार्क करो ही करो। पर अगर मैं इतना डेप्थ में जा रहा हूं तो उसका रीजन है कि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। ऑलराइट, मैं तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन पढ़ा था ही था। अरे सर, की ऑडिट मैटर वाला भी लिखा दो। अरे वो चलो आ जाओ, इधर नोट लिखा था ना, रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन। राइट डाउन, उसमें आगे लास्ट लाइन लिख दो, देयरफॉर इन लिस्टेड एंटिटीज we usually see one paragraph of revenue recognition in key audit matters. Therefore, in listed entities, we usually see one para of revenue recognition in key audit matters. We usually see one para of revenue recognition in key audit matters. All right. Yes. ऑडिटर, हाँ, यहाँ पे ऑडिटर ग्रॉसली नेग्लिजेंट वगैरह भी कर सकते हैं। यस, फेल टू एक्सरसाइज एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वगैरह। स्टार्टिंग का जो लाइंस है ना, उसमें से भी ले सकते हो यहाँ से।